हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी क्लासेज आबानेरी में। इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। उसकी बेसिक नॉलेज, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से की जाती है वो उसमें पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। देखिए, टेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरे नंबर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला इंडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंस तो प्रेजेंट ही है लेकिन उनके आगे और नामकरण कर दिए गए हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। तो देखिए, इसको दूसरा नाम भी दिया गया है, वो नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी कंटिन्यूस को हम किस नाम से भी जान सकते हैं? प्रोग्रेसिव के नाम से भी हम जान सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में बात करें तो आप ऐसे कार्य इसमें ले सकते हैं जो निरंतरता में चल रहे हो। जो किस में चल रहे हो? निरंतरता में चल रहे हो। वर्क इन प्रोग्रेस वाले सेंटेंस, तो जो एक्शन है, हमारे कार्य हैं, वो प्रोग्रेस में हो, निरंतरता में चल रहे हो, कंटिन्यूटी में हो, तो वो हम कौन से टेंस में शामिल करते हैं? कंटिन्यूस टेंस में हम शामिल करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कंटिन्यूस शब्द का हिंदी अर्थ ही क्या होता है? जारी रहना। अर्थात हमारी क्रिया, हमारा कार्य अगर वर्तमान समय में जारी है तो वहाँ हम कौन सा टेंस मानेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मानेंगे। अगर यही कार्य पास्ट टेंस में जारी होता, क्रिया हमारी भूतकाल में जारी होती, तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नाम देते। और अगर हमारा एक्शन या हमारी वर्ब भविष्य में जारी रहेगी तो हम उसे कौन से टेंस का नाम देंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नाम देंगे। अगर हम पासबुक्स की या और छोटी कक्षाओं से हम बात करें तो हमें पढ़ाया जाता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिले? रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द मिलते हैं तो हम सीधे कह देते हैं कि उस वाक्य में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर के हम इस टेंस में, इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखो कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसके बारे में ये चीज देखिए आप। दिस टेंस डिनोट्स द एक्शंस, दिस टेंस डिनोट्स द एक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या यूं कहें टॉकिंग। इसकी जगह हम गोइंग ऑन भी लिख सकते हैं। यानी ये जो टेंस है, कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये हमें बताता है कि ऐसे कार्यों के बारे में बताता है जो बोलते समय या बात करते समय चल रहे हो या हो रहे हो। ऐसे कार्यों के बारे में बताते हैं। ये जो पहचान है, रहा है, रही है, ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं और इससे हम पूरे टेंस की जानकारी नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे हम कहें वह सोई है, तो देखिए अभी भी बोलते समय भी ये लड़की जो है वो क्या काम कर रही है? सो रही है। उसके सोने का कार्य निरंतरता में जारी है, तो हम इसे कौन से टेंस में मानेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मानेंगे। कौन से टेंस में मानेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मानेंगे। नेक्स्ट देखें, हम एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। हम एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कार्य, कौन से कार्य? ऐसे कार्य जो कुछ समय पहले शुरू हुए थे, अभी भी चल रहे हैं और थोड़े समय बाद में समाप्त हो जाएंगे। वो किस टेंस के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो देखिए, हम एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो कुछ समय पहले बैठे थे,
अभी भी वहां पर बैठे हैं और थोड़ी देर बाद वहां से हम चले जाएंगे। तो इस तरह के वाक्य किस में शामिल किए जाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आगे देखें, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अब इस वाक्य में देखो, इस वाले में देखो कहीं भी रही नहीं आ रहा है, इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है और इस वाले में भी नहीं आ रहा है। तो ये सेंटेंस ये कह रहा है कि मुझे कुछ समय पहले बुखार हुआ था, अब बोलते समय भी मुझे क्या है? बुखार है, और आने वाले समय में थोड़े समय बाद ये बुखार यहाँ मेरे से चला जाएगा। तो हम इस तरह के वाक्य कौन से टेंस में शामिल करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शामिल करते हैं। अब देखिए, हम अब तक जो टेंस पढ़ते आ रहे हैं वो जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से एडवांस की तरफ पढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, हम वीडियो में उनके टेंस और उनके प्रयोग और उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये दोनों चीज़ें साथ साथ पढ़ रहे हैं। वीडियो को पूरा देखा करें, आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो पूरा देखा करें। अगर हम बात करें हिंदी पहचान की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हिंदी पहचान की हम बात करें तो सर्वविदित है, सभी जानते हैं, आप छोटी कक्षाओं से तीसरी, चौथी, पांचवी से पढ़ते आ रहे हैं कि यह टेंस वर्तमान में कार्य के जारी रहने के भाव को व्यक्त करता है। जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट टेंस, तो वो किसको व्यक्त करता है? वर्तमान में कार्य का जारी रहना व्यक्त करता है। और इसके वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों पर क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। आदि शब्दों पर समाप्त होते हैं। ये इसकी पहचान है कि कार्य का जारी रहना वर्तमान में। यह अभी इंग्लिश में भी बताया था कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो वर्क गोइंग ऑन हो, कंटिन्यूटी में हो, वो कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हमने भी लिखा कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वर्तमान में कार्य जारी रहने के भाव को व्यक्त करता है। और इसके जो सेंटेंस है वो अधिकांशतया मोस्टली रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों पर क्या होते हैं? समाप्त होते हैं, या वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं। अगर हम इसकी बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन कौन सी हैं? इज, एम, आर। अगर इज के हम प्रयोग की बात करें, किसकी बात करें? इज के प्रयोग की हम अगर बात करते हैं तो जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है? ही का प्रयोग होता है। अगर एम की बात करें तो वो किसके साथ प्रयोग में ली जाती है? आई के साथ। और आर की बात करें तो वो किसके साथ प्रयोग में आता है? यू, वी, दे व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई। और आगे अगर हम चलें, किसकी बात करें? मेन वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो इस टेंस की जो मेन वर्ब है वो वर्ब की चौथी फॉर्म है, उसको हम निर्मित करते हैं, उसको हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, बेस फॉर्म लेते हैं, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, या उसका एक और नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस टेंस में जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो वर्ब की चौथी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनती है, और उसको हम जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से। तो ये चीज़ें जो हैं हमको हिंदी में जो सेंटेंस होता है, हिंदी में हमारा जो वाक्य होता है उसकी इंग्लिश बनाने के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। लेकिन हमें ये चीज़ तो छोटी कक्षाओं से ही सीखने को मिल रही हैं। अब हम चाहते हैं कि हम ये सीखें कि हम इस टेंस का प्रयोग इंग्लिश में कैसे करें और कहाँ कौन सी कंडीशन को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने इसको देख लेना है और उतार लेना। तो देखो इस टेंस के प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं। तो पहला है दिस टेंस
दिस टेंस denotes the actions that are going on at the time of speaking। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट नियम ये आपके लिए है कि जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ऐसे एक्शंस को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, बताता है जो बोलते समय या टॉकिंग करते समय चल रहे हों, जिनको हम कह सकते हैं लाइव एक्शंस। जो हमारी आंखों के सामने ही चल रहे हों, ऐसे एक्शन हम इस टेंस के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इसी वजह से इसे हम नाम देते हैं कौन से टेंस का? रियल प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट को कौन सा नाम देते हैं? रियल प्रेजेंट। की वास्तव में प्रेजेंट टेंस तो यही है कि ऐसा कार्य जो आंखों के सामने चल रहा हो या बोलते समय भी निरंतर अवस्था में जारी हो या लाइव एक्शन हो, तो उसे बताने के लिए जिस टेंस का प्रयोग करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है और इसी को हम रियल प्रेजेंट मानते हैं, या हम इसे एक और नाम देते हैं इमीडिएट प्रेजेंट। इसी वजह से इसके और भी नाम रखे गए हैं। कौन से टेंस के? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। आप वीडियो में बने रहे, आपको मजा आने वाला है, एक एक चीज आप अच्छे से सीखेंगे। जैसे देखो, द फैन इज मूविंग, द फैन इज मूविंग अर्थात पंखा चल रहा है। आई एम टीचिंग यू, आप दोनों सेंटेंस देख सकते हो। दोनों में देखिए ये ऐसे वर्क हैं, ऐसे एक्शन हैं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कौन से टेंस में शामिल किया मैंने इसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन आगे अगर हम अगला नियम जब देखते हैं, अगले रूल्स की तरफ हम जाते हैं, तो देखिए ये ऐसा टेंस है जो ऐसे कार्यों को भी बताता है जो निरंतर अवस्था में तो है लेकिन रुक रुक करके होते हैं, उनको भी ये बताता है। अगला इसका नियम देखिए कि यह जो हमारा टेंस है, यह जो हमारा टेंस है ऐसे कार्यों को भी बताता है। कैसे कार्यों को? बताता है जो रुक रुक कर होते हैं और कोई ज़रूरी नहीं, कोई आवश्यक नहीं कि वे बोलते समय निरंतर अवस्था में हों। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? पहला रूल कि ऐसे एक्शंस जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग गोइंग ऑन हो, चल रहे हों, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। लेकिन ऐसे कार्य भी ये टेंस बताता है जो रुक रुक करके तो होते हैं, निरंतरता में होते हैं लेकिन रुक रुक कर होते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि वो कार्य बोलते समय भी चल ही रहे हों। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, शी इज नीटिंग, नीट यानी क्या होता है? बुनना। ए स्वेटर फॉर हर ब्रदर, वह अपने भाई के लिए क्या बुन रही है? स्वेटर। जैसे आप देखिए कि स्वेटर का कुछ हिस्सा उसने, आज कोई लड़की है जिसने आज मतलब 1 घंटे बुन लिया, फिर रख दिया, 2-3 दिन उसको कोई काम आ गया तो इस वजह से उसने बुनने का कार्य नहीं किया। फिर 2-3 दिन बाद में दोबारा से बुनाई शुरू की, फिर कुछ हिस्सा और बुन दिया, फिर 1-2 दिन के बाद एक बार फिर से उस काम को शुरू किया। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे कार्य कोई ज़रूरी नहीं है कि बोलते समय भी निरंतर अवस्था में हो, लेकिन रुक रुक करके जो कार्य होते हैं वो भी हम कौन से टेंस में शामिल कर सकते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शामिल हम कर सकते हैं। जैसे ही इज बिल्डिंग ए हाउस दिस डेज, वह इन दिनों एक घर को बना रहा है, घर का निर्माण कर रहा है। तो
कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब कार्य को रोक देना पड़ता है किसी कारणवश, तो लेकिन कार्य निरंतर अवस्था में होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बोलते समय भी घर का निर्माण हो रहा हो, बोलते समय भी घर को बनाया जा रहा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे कार्य जो रुक रुक करके होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला देखो, विकास एवं परिवर्तन, जिसको हम बोलेंगे ग्रो एंड चेंज। ग्रोथ एंड चेंज को शो करने के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। कि हमें किसी चीज़ में विकास बताना हो या परिवर्तन बताना हो तो हम कौन से टेंस को लेंगे यूज में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेंगे। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से देखो, ही इज गेटिंग ऑन, सॉरी, he is putting on weight these days। अर्थात वह इन दिनों वजन बढ़ा रहा है। तो हम सोचेंगे, हम देखेंगे कि वह अपने शरीर में क्या ला रहा है? विकास ला रहा है। अपने शरीर में क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। तो ऐसे कार्य कौन से टेंस में दर्शाएंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाएंगे। दूसरा देखो, he is becoming lazier day by day। ही वह इज बिकमिंग बनता जा रहा है, लेजियर आलसी डे बाय डे दिनों दिन, वह दिनों दिन क्या होता जा रहा है? आलसी होता जा रहा है। तो ये उस व्यक्ति के शरीर में क्या है? परिवर्तन आते जा रहे हैं। तो हमने कौन से टेंस का प्रयोग किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने प्रयोग किया। तो आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गेट, बिकम और ग्रो, ये ऐसी वर्ब हैं जो अपने बाद मोस्टली कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करवाती हैं। कौन सी डिग्री का प्रयोग करवाती हैं? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करवाती हैं। जैसे ही इज गेटिंग फैटर डे बाय डे। ज़्यादातर कंडीशन ऐसी होती हैं जब हम गेट, बिकम और ग्रो, अगर इन वर्ब का हम प्रयोग कौन से टेंस में करें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करें, तो इनके बाद जो एडजेक्टिव लगाएंगे हम वो कंपैरेटिव डिग्री में लगाएंगे। कौन सी अवस्था में लगाएंगे? कंपैरेटिव अवस्था में लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, अगर इसका प्रयोग देखें टेम्पररी, टेम्पररी सिचुएशंस को शो करने के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? अस्थायी, अस्थायी स्थितियां हैं, अस्थायी परिस्थितियां हैं, उनको शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति जो थोड़े समय के लिए ही है, उसके बाद उस स्थिति में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। जैसे देखिए आप, ही इज राइडिंग ए हॉर्स, वह एक घोड़े की सवारी कर रहा है। वह एक घोड़े की क्या कर रहा है? सवारी। इसका मतलब घोड़े पर वो बैठा तो है, लेकिन ये स्थिति कैसी है? टेम्परेरी सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन है? टेम्परेरी। उसे कुछ समय के बाद या थोड़े समय के बाद, जितनी भी देर वो घोड़े पर बैठा रहेगा, आखिर में उसे उस घोड़े पर से क्या करना पड़ेगा? उतरना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं टेम्परेरी जो सिचुएशंस होती हैं उनको शो करना चाहें तो हम कौन से टेंस में प्रयोग कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। द पोस्टमैन इज स्टैंडिंग एट द फायर, एट द डोर। पोस्टमैन कहाँ खड़ा हुआ है? दरवाजे के पास में। तो पोस्टमैन अभी अभी आया है और दरवाजे के पास खड़ा होना कौन सी सिचुएशन को बता रहा है? टेम्पररी सिचुएशन को। उसको मान लो कोई हमको मेल देनी है, कोई लेटर वगैरह देना है, उसको देने के बाद वो वहां से चला
जाएगा। तो ऐसी जो सिचुएशंस है जो परमानेंट नहीं होती हैं, टेम्पररी होती हैं, उनको बताने के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण और देख लीजिए, सोहन इज सिटिंग, सोहन इज सिटिंग बाय द फायर। सोहन किसके पास बैठा हुआ है? आग के पास बैठा हुआ है। सोहन कहाँ बैठा हुआ है? आग के पास बैठा हुआ है। तो आप ये बताओ कि सोहन परमानेंट थोड़ी बैठा हुआ है, ये थोड़ी है कि आग के पास से उठेगा ही नहीं, थोड़े समय बाद उसे वहां से जाना पड़ेगा, वहां से उठना पड़ेगा। तो कौन सी सिचुएशन हो गई? टेम्पररी सिचुएशन हो गई। और टेम्पररी सिचुएशन को जब भी हमें सेंटेंस में डिनोट करना हो तो हम कौन से टेंस को यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। आगे चलते हैं और कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, देखो। अब इसका अगला नियम देखो, यूजुअल एक्शन और अनयूजुअल एक्शन। अगर हम बात करें यूजुअल एक्शन की तो ये शो किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, और अनयूजुअल एक्शन को अगर हम प्रयोग में लेना चाहें तो इसमें हम प्रयोग में लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए कैसे। यूजुअल एक्शन होता है सदैव का कार्य और अनयूजुअल एक्शन होता है कभी कभार का कार्य या अस्वाभाविक कार्य जो हम हमारी दिनचर्या से हट करके कार्य करते हैं। अगर हमारा कोई सेंटेंस है उसमें इन दोनों ही एक्शंस को दिया गया हो, इन दोनों ही एक्शंस को दिया गया हो, यूजुअल एक्शन भी दिया गया हो और अनयूजुअल एक्शन भी दिया गया हो, तो उन्हें शो करने के लिए जिस भाग में हमारे जिस वाले पार्ट में यूजुअल एक्शन होता है वहां तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, और जहां पर अनयूजुअल या जिस पार्ट में अनयूजुअल एक्शन दिया होता है वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, लता ऑलवेज सिंग्स इन हिंदी बट टुडे शी इज सिंगिंग इन तमिल। आप देखेंगे लता मंगेशकर जो है वो हमेशा किस में गाती है गीत? हिंदी में गाती है। तो ये हिंदी में गीत गाना उसका कौन सा एक्शन हो गया? यूजुअल एक्शन। लेकिन जब हमने आज देखा तो वो कौन सी भाषा में गीत गा रही है? तमिल भाषा में। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में उसका गीत गाना हुआ अनयूजुअल एक्शन। तो आप आसानी से देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं कि जिस भाग में हमारा यूजुअल एक्शन था वहां हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया, और जिस भाग में हमारा अनयूजुअल एक्शन था उसमें हमने कौन से टेंस का प्रयोग किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने से बनता है। तो आप देखेंगे लता मंगेशकर सिंगुलर सब्जेक्ट थी तो हमने यहाँ पर एस या ईएस लगाया, सिंग्स लिखा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे एक्शंस जो यूजुअल हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दर्शाए जाते हैं, और जो अनयूजुअल एक्शन होते हैं वो किससे दर्शाए जाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से दर्शाए जाते हैं। आई टीच इंग्लिश बट आई एम टीचिंग हिंदी नाउ। तो देखेंगे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो अंग्रेजी पढ़ाना कौन सा वर्क हुआ? यूजुअल एक्शन हुआ। और आज मैं क्या पढ़ा रहा हूं? अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं? हिंदी पढ़ा रहा हूं। तो हिंदी पढ़ाना मेरा कौन सा वर्क हुआ? अनयूजुअल।
तो अनयूजुअल होने की वजह से इसमें कौन सा टेंस हमने यूज में लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिया, और इसमें हमने कौन सा टेंस यूज में लिया, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी यूं कह सकते हैं, एक बार फिर से समझो कि अगर वाक्य में किसी व्यक्ति का यूजुअल एक्शन दिया हो और उसके अनयूजुअल एक्शन को भी शो किया गया हो, तो उसमें जिस भाग में, जिस वाले पार्ट में यूजुअल एक्शन होता है उसमें तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, और जिस भाग में अनयूजुअल एक्शन दिया होता है उस वाले पार्ट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें आपको कतई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अगले नियम की ओर। देखो इसका अगला नियम, नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर का मतलब क्या होता है, निकट भविष्य के एक्शन का बोध कराने के लिए। यानी निकट भविष्य, थोड़े ही समय बाद, निकट भविष्य का मतलब क्या होता है, थोड़े ही समय बाद जो एक्शन होगा, या यूं कह सकते हैं कि ऐसा कार्य जो भविष्य में होगा और जिसकी रूपरेखा, जिसकी प्लानिंग पहले से ही फिक्स कर दी गई है, जिसको रूपरेखा पहले से ही तैयार कर दी गई है, उसे बताने के लिए भी हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। हालांकि इसको बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बदले में हम इस चीज के लिए कौन से टेंस से भी काम चला सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से भी काम चला सकते हैं। जैसे देखो, माई अंकल इज अराइविंग टुमारो। माई अंकल इज अराइविंग टुमारो। आप देख सकते हैं टाइम कौन सा है, फ्यूचर। ये अंकल के आने का कार्य कब पूरा होगा, फ्यूचर में पूरा होगा, लेकिन पहले से ही हो गया है कि कल चाचा आ ही जाएंगे, तो ये निकट भविष्य में जो हमारा एक्शन है उसको बोध कराने के लिए भी हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट। तुम आज रात क्या कर रहे हो, मतलब तो अभी रात जो आएगी उसमें, यानी फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम यूं कह सकते हैं कि फ्यूचर में जो कार्य है, जो नज़दीकी फ्यूचर में है, निकट भविष्य में है, नियर फ्यूचर में है, उसको बताने के लिए आप कौन सा टेंस यूज में ले सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज में ले सकते हो। द स्कूल्स, एक और देख लो, द स्कूल्स आर क्लोजिंग नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट संडे, कि जो स्कूल हैं वो अगले संडे से क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो हम यूँ कह सकते हैं, दोबारा से आप देखिए कि नियर फ्यूचर का कोई कार्य है, उसे बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो आता ही आता है, उसके अलावा हम कौन से टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे, एक थोड़ा सा आप देखेंगे कि लाइक्लीहुड और इंटेंशन। लाइक्लीहुड और इंटेंशन, लाइक्लीहुड का मतलब क्या होता है, संभावना, और इंटेंशन यानी क्या होता है, इरादा। इनको व्यक्त करने के लिए हम लगाते हैं बी वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, अगर बी वर्ब की हम बात करते हैं तो बी वर्ब में आता है इज एम, आर, और दूसरा आता है वाज, वर। तो कंटिन्यूअस के हिसाब से देखें तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम बात करें तो देखिए इज एम आर गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाने पर हम वाक्य में क्या प्रकट कर सकते हैं, संभावना या हमारे इंटेंशन को हम व्यक्त कर सकते हैं। और ऐसा करने पर, इन चीज़ों को सभी को एक साथ लिख देने पर टेंस कौन सा ही माना जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही माना
जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये गोइंग टू जो शब्द है, गोइंग टू के साथ जो वर्ब लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये गो जाना के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होती है। ये किसके अर्थ में प्रयुक्त नहीं होती है? जाना के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होती है। बाकी ये कौन से टाइम को शो करती है? फ्यूचर टाइम को शो करती है। कौन से टाइम को शो करती है? फ्यूचर टाइम को ये शो करती है। जाना के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं होता, बल्कि किस टाइम को शो करने के लिए होता है? फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए हम बी वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए उदाहरण, इट इज गोइंग टू रेन। अब आप देख सकते हैं यहाँ अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन टाइम के हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचर टाइम है। तो हम कह सकते हैं कि कभी भी हमें इंटेंशन बतानी हो या लाइकलीहुड को बताना हो तो बी वर्ब के साथ गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ऐसी स्थिति में गो वर्ब है, गोइंग टू जो है जाना का अर्थ में नहीं होकर के फ्यूचर टाइम को बताने के लिए प्रयोग में ली जाएगी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। मैं एक नया व्यवसाय, एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूं। अर्थात मैंने व्यापार शुरू नहीं किया है, अभी करूंगा। कौन से टाइम में करूंगा? फ्यूचर में। तो आप देख सकते हैं इस वाक्य में, इस सेंटेंस में टाइम तो फ्यूचर है, लेकिन स्ट्रक्चर इजेमार में से एम आया है और इधर गोइंग आया है, इस वजह से टेंस आप इसमें कौन सा बताएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलते हैं इसके अगले नियम की ओर। देखो इसका अगला नियम, अस्थायी गतिविधियों के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गतिविधियों के लिए? अस्थायी गतिविधियों के लिए। यानी अगर हमारे जीवन की स्थायी गतिविधि हम बताना चाहें, जीवन की कह दो चाहे किसकी कहें, वर्तमान की, वर्तमान की स्थायी गतिविधि हम अगर बताना चाहें तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग में लेते हैं। लेकिन अगर हमें अस्थायी गतिविधि को बताना हो, अस्थायी गतिविधि को शो करना हो, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से उसको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं उदाहरण के माध्यम से कि आई लिव इन जयपुर। मैं कहाँ रहता हूँ? जयपुर रहता हूँ। बट या यूँ कह सकता हूँ कि आई एम लिविंग इन मुंबई दीज डेज। तो हम कह सकते हैं मैं जयपुर में रहता हूं, तो ये मेरा जयपुर में रहना स्थायी गतिविधि है। तो ये स्थायी होने की वजह से हमने इसमें कौन सा टेंस यूज में लिया? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस यूज में लिया? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये गतिविधि कौन सी थी? अस्थायी। तो इस वजह से हम इसमें कौन सा टेंस यूज में लेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप देख सकते हैं आराम से कि दूसरा देखो, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि एक तो हमारी जो रूटीन होती है, दिनचर्या होती है, वो आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन थोड़े समय की जो हमारी अस्थायी दिनचर्या होती है, उसके बाद हमें पुनः उसी दिनचर्या में जाना होता है, तो वो कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती है। जैसे देखो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स दीज डेज। तो ये मेरी रूटीन है, वर्तमान की इन दिनों की अस्थायी दिनचर्या है। परीक्षा लगने के साथ ही मैं अपनी तैयारी को क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। ये कह रहा है उदाहरण कि मैं इन दिनों परीक्षाओं की क्या कर रहा हूँ? तैयारी कर रहा हूँ। एक दिनचर्या होती है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि हमारी जो रूटीन है, रूटीन वर्क है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। एक रूटीन ऐसी जो हमने छोड़ दी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, पास्ट रूटीन। लेकिन ऐसी रूटीन जो हमारे जीवन में
थोड़े समय के लिए शामिल हुई है, अस्थायी तौर पर हमारे जीवन में आई है, उस दिनचर्या को अगर हम बताना चाहें तो हम कौन से टेंस से शो कर सकते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से शो कर सकते हैं। और ये स्थायी दिनचर्या थी तो इसमें हमने कौन सा टेंस यूज में लिया? प्रेजेंट इंडेफिनेट लिया। आप ऊपर वाले सेंटेंस में देख सकते हैं हमने कौन सा टेंस यूज में लिया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्योंकि मैं केवल इन दिनों परीक्षाओं के लिए क्या कर रहा हूं? तैयारी कर रहा हूं। जैसे ही परीक्षा खत्म वैसे ही तैयारी भी खत्म। तो नेक्स्ट चलेंगे। देखो ये काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से भी देखें, कंपटीशन के लेवल के भी हिसाब से देखें तो काफी महत्वपूर्ण नियम है। आपसे सेंटेंस कोई नहीं बनवाता, आपसे सिर्फ एरर्स पूछी जाती हैं, उनमें आपको ये चीजें आती हैं तो आप टेंस का सही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें कि ऐसे कार्य, कौन से कार्य हैं? ऐसे कार्य जो निरंतर अवस्था में होते हुए भी निरंतर अवस्था में होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, यानी हम उन्हें आंखों से देख नहीं सकते, उनको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से दर्शाया जाता है। हाँ, ऐसे कार्य हैं जो निरंतर अवस्था में तो होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, हमें दिखाई नहीं देते। ऐसे कार्यों के लिए भी हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखो इस उदाहरण के माध्यम से, पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, डे बाय डे, दिनों दिन, जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है। तो क्या आपको ये कार्य होता हुआ दिख रहा है? नहीं। आंखों से देख पाते हो आप? नहीं। लेकिन आप ये पढ़ करके आप पता लगा पाते हो कि जनसंख्या बढ़ने का कार्य निरंतर अवस्था में तो जारी है। तो वो कार्य जो निरंतर अवस्था में तो होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें भी हम कौन से टेंस से शो करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से शो करते हैं। अब देखो आगे एक महत्वपूर्ण नियम, देखो इसका अगला नियम, लुक, लिसन, वॉच, हियर आदि से शुरू होकर आने वाले वाक्य के अगले वाले भाग में जनरली हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसे वाक्य जो लुक से शुरू होकर के आए, लिसन से शुरू हो, वाच से शुरू हो, हियर आदि से शुरू हो, तो उनके जो आगे वाले भाग हैं उनमें हम जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से देखो, एग्जाम में पूछा हुआ उदाहरण है, लुक ए मैन इज रनिंग आफ्टर द बस टू कैच इट। आप देखें सेंटेंस को किससे शुरू किया गया? लुक से। तो अगले वाले जो भाग में हम कौन से टेंस का प्रयोग किया है? आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लिसन, समवन इज कॉलिंग यू। सुनो, कोई तुमको क्या दे रहा है? आवाज़ दे रहा है। तो देखो सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? लिसन से।
और आगे वाला जो भाग है उसमें हमने किसका प्रयोग किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस लुक, लिसन, वॉच, हियर आदि से शुरू होकर के आए तो अगले वाले सेंटेंस में जनरली हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। देखो ये इसके जनरल नियम थे जिसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इस टेंस का यहाँ पर प्रयोग होता है। अब इस टेंस के कौन कौन से एडवर्ब्स हैं या ऐसे कीवर्ड्स कौन से हैं जिनके सेंटेंस में आने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वो सारे कीवर्ड्स अगले नियम में। इस टेंस के प्रयोग के लिए कीवर्ड्स को आप एडवर्ब्स भी कह सकते हैं। एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं कि आपने कौन से शब्द के साथ कौन से टाइम की कौन से टेंस की वर्ब आएगी। तो देखिए नाउ ए डेज, these days, at this time, at this moment, at present, right now, this quarter, still, look, listen आदि। अगर हमारे सेंटेंस में हमको ये शब्द मिलते हैं, सेंटेंस में हमको ये शब्द मिलते हैं तो हम जनरली इन शब्दों के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से देखो, सी स्पेस स्टिल डू हर वर्क। जैसे हम इस सेंटेंस में देखें तो हमारे इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, स्टिल आ रहा है। क्या आ रहा है, स्टिल आ रहा है। तो हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाया जाता है इजएमआर से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी जोड़ करके। इन चीज़ों से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाया जाता है। अब करता सी है, सी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे और डू में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डूइंग बन जाएगा। वी रिक्त स्थान, वॉच एन इंटरेस्टिंग मूवी नाउ। तो हम देखेंगे इस उदाहरण में हमें क्या मिल रहा है, नाउ मिल रहा है। तो हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो वी के साथ इजएमआर में से क्या आएगा, आर, वॉच में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, तो वॉचिंग हो जाएगा। वी आर वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी नाउ। देखो राइट नाउ वी रिक्त स्थान टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। तो हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा शब्द मिल रहा है, राइट नाउ। तो हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो वी के साथ हम इजएमआर में से क्या लगाएंगे, आर। टॉक में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉकिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स राइट नाउ होने की वजह से हमने कौन से टेंस का प्रयोग किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। आगे देखेंगे ही स्पेस टीच इन दिस स्कूल नाउ ए डेज। तो अब हम देखेंगे हमारे शब्दों में से यहाँ कौन सा शब्द आ रहा है, नाउ ए डेज। तो हम कह सकते हैं नाउ ए डेज होने की वजह से हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम इसमें प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे तो ही के साथ इजएमआर में से क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। और टीच में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, टीचिंग। तो ये थे हमारे ऐसे नियम जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन जगहों पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है।
इन बातों को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। आगे हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके सेंटेंस देखो किस तरह से बनाए जाते हैं। हम आपको हमारे जो वीडियोज हैं टेंस के थोड़े लेंथी हो रहे हैं, लेकिन हम उनमें आपको दो चीजें एक साथ बताते जा रहे हैं। एक तो इंग्लिश की दृष्टि से उनका प्रयोग कैसे करें, कंपटीशन में किस तरह से हम टेंसों को हल करें। उसके अलावा हम दूसरा ये भी पढ़ रहे हैं कि जब हमें ट्रांसलेशन की जरूरत पड़े किसी भी टेंस के वाक्य की, किसी भी टेंस के सेंटेंस की, तो हम उनको किस तरह से स्ट्रक्ट करें, फॉर्मेशन करें उनका। तो हम अगले उसमें चलाते हैं कि इनके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, देखो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर हमें इसके अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हो, कौन से सेंटेंस बनाने हो, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हो, तो हमें कुछ नहीं करना। हालांकि आपको उदाहरण पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपको पता है इस टेंस की कौन कौन सी है, इज, एम, आर। फिर मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब आप जानते हैं मेन वर्ब कौन सी है, इसकी चौथी फॉर्म। कौन सी फॉर्म, चौथी फॉर्म। और फिर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, अदर वर्ड। अगर हमें इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और अगर हमें यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव के रूप में यूज में लेना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का इन्वर्जन कर देंगे। इन्वर्जन बताया था, आपस में दोनों का स्थान बदल देंगे। तो आप इसके पॉजिटिव सेंटेंस देखिए एक बार, या एक बार सारे उदाहरण वो सूत्र देख लो, फॉर्मूलाज देख लो। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम बना सकते हैं कि जो पहले सब्जेक्ट दे रखा है वो ऐसे कैसे रह जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आ रही है, तो उनके बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद जो मेन वर्ब है हमारी, वर्ब की चौथी फॉर्म कैसे बनती है, आईएनजी जोड़ने से, शुरू में बताया था। फिर आखिर में किसका, ऑब्जेक्ट का और अदर वर्ड्स का हम प्रयोग करेंगे। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो ऐसे जिनका उत्तर यस अथवा नो से ही कंप्लीट हो जाए, तो उनको तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करके छोड़ देते हैं और आगे की सारी चीजें लिख देते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य भी होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका उत्तर यस या नो से पूरा नहीं होता। उनके लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता होती है, तो उनको निर्माण करने के लिए उनकी शुरुआत हम WH फैमिली से करते हैं। WH फैमिली हमने आपको वीडियोज में बता रखी है, उसको देखे पीछे से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो हमें सिर्फ इन दोनों का स्थान बदलना है। तो यानी सेंटेंस कैसे हो जाएगा, इज, एम, आर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर किसका प्रयोग, सब्जेक्ट का, फिर मेन वर्ब आ जाएगी जो वर्ब की चौथी फॉर्म होगी, और फिर हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और आखिर में किसका प्रयोग करेंगे, अदर वर्ड का, और अंत में क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। तो देखिए कुछ उदाहरण इनके। अब मान लो इसी को WH वर्ड के हिसाब से लिखना हो तो शुरू में क्या लगा देंगे, WH फैमिली का हम प्रयोग कर देंगे। जो जिस तरह का शब्द है उसके लिए उसी प्रकार के WH वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। अगर मान लो हमें इसे इंट्रोगेटिव के रूप में लिखना हो तो हेल्प सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे, या फिर आगे अगर नोट लगाना चाहें तो हम इनके साथ मिलाकर के नोट लगाते हैं, उसको अलग से नहीं लिखते हैं। जैसे देखो, मैं बादलों से ऊपर उड़ रहा हूं, मैं बादलों से ऊपर उड़ रहा हूं। अब हमें इसको बनाना है, ये एक कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम किसको ढूंढेंगे, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट उड़ने का कार्य कौन कर रहा है, ये मैं शब्द, तो हम इसको सब्जेक्ट मान लिया और इसी से हमने वाक्य की क्या कर दी, शुरुआत कर दी, इसकी क्या कर दी, शुरुआत कर दी। अब हेल्पिंग वर्ब आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है सेंटेंस, तो इज, एम, आर में से आएगा। आर के साथ वो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का। अब क्या कार्य हो रहा है, उड़ने का। उड़ने की क्या होती है, FLY, इसमें क्या जोड़ेंगे, ING, फ्लाइंग, आई एम फ्लाइंग। देखो ऊपर की अंग्रेजी हमारे पास ऑन होती है, ओवर होती है और अबव होती है। तो देखिए कैसे कैसे हम, अगर हमारे ये कंडीशन आ रही है,
कोई वस्तु ऊपर है और सतह को छू रही है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। और कोई वस्तु ऊपर है लेकिन सतह को छू नहीं रही है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का। जैसे माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी किताबें कहाँ पर रखी हुई हैं, मेज के ऊपर रखी हुई हैं, तो पुस्तकें टच कर रही हैं मेज की सतह को तो हम किसका प्रयोग किया, ऑन का। और देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, यानी मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है तो पंखा मेरे सिर के टच थोड़ी कर रहा है, मेरे सिर की सतह को टच थोड़ी कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग किया, ओवर का। अब बात करें अबव की, तो जब तुलनात्मक ऊंचा होना बताना हो हमें सेंटेंस में, हमें सेंटेंस में तुलनात्मक रूप से ऊंचा होना बताना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, अबव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखो बादल पहले से ही ऊपर है और बादलों से भी ऊपर मेरी ऊंचाई को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों की ऊंचाई की क्या हो रही है, तुलना हो रही है, तो इसलिए हम ऊपर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अबव। दी क्लाउड्स, बादलों को क्या लिखते हैं, क्लाउड्स। आई एम फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, वह बुखार से ग्रसित है, वह बुखार से ग्रसित है या पीड़ित है। अब कई तो ये सोचेंगे कि सर इसमें रहा है ही नहीं, तो लेकिन हम ये कह सकते हैं, हमने शुरू में पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो वर्तमान में कार्य की निरंतरता को बताता है, या ऐसे कार्य जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आर गोइंग ऑन, चल रहे हो, वो कौन से टेंस में बताए जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताए जाते हैं। तो बोलते समय जैसे मैं बात कर रहा हूं तो ये कोई भी लड़का है या लड़की है, उसको क्या हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो हमने वही चीज देखी इसमें कि वह कार्य या वे कार्य जो एट दिस टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहे हो, निरंतरता में हो, तो उन्हें कौन से टेंस से बनाया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनाया जाता है। तो लड़का होगा तो ही लिखेंगे और लड़की होगा तो क्या लिखेंगे, सी। हमें पता नहीं चल रहा लड़का है या लड़की है, इज एम आर में से क्या लगाएंगे, इज। आप इसको अगर एक साथ लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इनसे सी का भी बोध हो रहा है और ही का भी बोध हो रहा है। सी इज पीड़ित होना, ग्रसित होना, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, सफर। निरंतरता के लिए क्या जोड़ेंगे, ING, सफरिंग। सफर एक ऐसा शब्द है जिसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा आता है, फ्रॉम। और क्या लिखेंगे, फीवर, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। वे बांस के डंडे पर लटके हुए हैं, वे बांस के डंडे पर लटके हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, दे वे। इजएमआर में से क्या आ जाएगा, आर। लटकना, लटकाना की अंग्रेजी क्या होती है, हैंग। निरंतरता के लिए क्या जोड़ेंगे, ING। ऑन ए, बांस को क्या लिखते हैं, बैम्बू, और डंडे को क्या लिखेंगे, पोल। एक और उदाहरण देखो, गाय घास चर रही हैं, गाय घास चर रही हैं, यानी क्या आ रहा है सेंटेंस के अंत में, रही है, तो हम अंग्रेजी बनाएंगे, इंग्लिश बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, द काउज आर, चरने को क्या बोलते हैं, ग्रेज, GRAZE। ING जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग। क्या चल रही है, घास, घास को क्या लिखते हैं, GRASS। अगला सेंटेंस देखो, शालू सोई है, शालू सोई है। अब यहाँ पे रहा है नहीं आ रहा, तो हम उसके बात करें इस सेंटेंस की, तो हम कह रहे हैं कि ऐसे कार्य जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहे हो, तो वो कौन से टेंस से दर्शाए जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। यानी हम बोल रहे हैं तब भी शालू का काम कर रही है, सोने का काम कर रही है, तो हम कैसे बनाएंगे, शालू इज स्लीपिंग। इस तरह से आप किसी भी प्रकार के पॉजिटिव सेंटेंस को आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखो कुछ और उदाहरण, जैसे ये सेंटेंस है, कुछ लड़के वहाँ खड़े हैं। शुरुआत से आप इस वीडियो को देखना, आप कभी भी उन रहा शब्दों को पकड़ करके मत बैठिए, कि जो पासबुक्स वगैरह बताती हैं, कुछ टीचर्स भी बताते हैं कि रहा है, रही है, ऐसे शब्द आते हैं, उनको पकड़ करके मत बैठिए। यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे टेम्पररी सिचुएशन,
बताया था आपको अस्थायी परिस्थिति या अस्थायी स्थिति को बताने के लिए कि कुछ लड़के हैं जो वहाँ पे खड़े हैं, वो लगातार खड़े हैं, उसके बाद थोड़े समय बाद वो वहाँ से चले जाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या है? सम बॉयज, प्लूरल है, इजएमआर में से क्या लगेगा? आर। खड़े होने की अंग्रेजी क्या होती है? स्टैंड। निरंतरता के लिए क्या जोड़ते हैं हम? आईएनजी। और वहाँ को क्या लिखेंगे? देयर। सम बॉयज आर स्टैंडिंग देयर। एक और उदाहरण देखेंगे हम। एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, हम एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो इसमें भी देखो रहा शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन कार्य की क्या है? निरंतरता है। तो हम कैसे कहेंगे? सबसे पहले कर्ता वी, इजएमआर में से क्या आ जाएगा? आर। बैठने की अंग्रेजी क्या होती है? सिट। और देखो अंत में व्यंजन, उससे पहले एक ही स्वर, तो हम आईएनजी जोड़ते समय अंतिम व्यंजन को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो क्या बनेगा? SITTING, वी आर सिटिंग। नीचे की अंग्रेजी क्या होती है? अंडर। ए। अब देखो ये क्या है? बरगद का पेड़। तो हम क्या करेंगे? यहां से लिखेंगे बनियन। बरगद को क्या बोलते हैं? बैनियन। और पेड़ को क्या लिखते हैं? ट्री। वी आर सिटिंग अंडर ए बैनियन ट्री। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए। वह, या हम लिखें रमा, आज नहीं आ रही है। रमा आज नहीं आ रही है। तो नहीं शब्द है, नकारात्मक सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम पहले क्या करेंगे? देखो रमा इज, अब हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। रमा इज नॉट, आने को क्या लिखते हैं? कम। आईएनजी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? कमिंग। और क्या लिखेंगे? टुडे। रमा इज नॉट कमिंग टुडे। वह मेरी मदद नहीं कर रही है। वह मेरी मदद नहीं कर रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट सी इज नॉट। हेल्प में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। तो क्या लिखेंगे? हेल्पिंग। और मेरी, माई नहीं लिख करके यहाँ देखो मेन वर्ब के बाद जो प्रोनाउन होता है वो किसके रूप में लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। सी इज नॉट हेल्पिंग मी। इसके बाद कुछ उदाहरण देखते हैं इंट्रोगेटिव में। क्या तुम आ रहे हो? क्या तुम यहाँ आ रहे हो? क्या तुम यहाँ आ रहे हो? अब देखो उत्तर दो, इस सेंटेंस का आंसर दो। आप क्या कहेंगे? आ रहे होंगे तो यस, हाँ, और नहीं आ रहे होंगे तो क्या कहेंगे? नो। तो हम इस सेंटेंस को किससे बनाएंगे? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से, ओनली हेल्पिंग वर्ब से। कर्ता के साथ यू है तो यू के साथ क्या आएगा? आर यू। आने को क्या लिखते हैं? कम। निरंतरता के लिए कमिंग। और यहाँ को क्या लिखेंगे? हेयर। आर यू कमिंग हेयर। एक देखो, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अब क्या शब्द तो इसमें भी है, लेकिन देखो इस क्या वाले प्रश्न का उत्तर तो आपने यस या नो से कंप्लीट कर दिया। क्या इसका भी उत्तर आप यस या नो से कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं। तो हमें किसका प्रयोग करना होगा? इसके शुरू में WH फैमिली का। और क्या को क्या लिखते हैं? वाट। क्या लिखते हैं? वाट। इजएमआर में से क्या आ जाएगा? आर। कर्ता क्या है? यू। और हेल्पिंग मेन वर्ब क्या लिखेंगे? डूइंग। और बस अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से आप प्रश्नवाचक वाक्य भी बना सकते हैं। एक और सेंटेंस देखो। तुम्हें कौन बुला रहा है? तुम्हें कौन बुला रहा है? तो यहाँ देखो कौन को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? हूँ। अब हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस बनाए थे उसमें बताया था कि जब कोई WH फैमिली का वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करता है या सब्जेक्ट के लिए प्रयोग में लिया जाता है तो उस
सेंटेंस का निर्माण करने के लिए हम फॉर्मूला जो यूज में लेते हैं वो फॉर्मूला होता है पॉजिटिव सेंटेंस का। और WH वर्ड को ही हम क्या मानते हैं, WH फैमिली के वर्ड को ही हम सब्जेक्ट मान लेते हैं और उसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। जनरली कौन सा सब्जेक्ट मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। तो इसमें से इज में से इसके साथ क्या जाएगा, इज, और क्या लिखेंगे, कॉल में ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलिंग और यू, अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसके सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। आप इनके अलावा और भी सेंटेंस बना सकते हैं। वह खा रहा है, वह सो रहा है, वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, जो भी आपको मन में आए इस प्रकार के आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अगले जो वीडियो में हम आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। किसी भी तरह की समस्या अगर आपको दिखती है, रह जाती है, तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।